अब वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो CTET के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर दोस्तों। साइकोलॉजी CTET साइको, दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। ये अंतिम लेक्चर है दोस्तों, आपको शूट कर रहा हूं। अब आपका कोर्स फाइनली देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ नए चैप्टर डलवा दिए हैं। मैंने आपको बुद्धि का एक चैप्टर था, नहीं हुआ था, उसको मैंने डलवा दिया। मैंने आपको एक चैप्टर हुआ था भाषा और विचार का, वो भी डलवा दिया। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चैप्टर और डलवा दिया है दोस्तों, वो है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। मैंने अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन पहले ही लिया था, उसका एक छोटा सा पार्ट था, वैसे ज़रूरी नहीं पर ये मिस हो गया था, मैं उसको ले रहा हूँ। विद्यालय आधारित आकलन या इसे दोस्तों हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट शॉर्ट में बोलते हैं SBA। और दोस्तों अच्छे से एक बार पढ़ेंगे इसको। दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पहले अर्थ ये जान लीजिए कि वह आकलन जो खुद वही विद्यालय करे जिसके हम छात्र हैं दोस्तों, तो ऐसे आकलन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन। आज के डेट में दोस्तों इसकी भूमिका, इसकी वैधता बहुत ही ज़्यादा हो गई है। क्यों, कैसे, इन सब बातों पे हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। पर पहले एक बार कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। पहला प्रमुख बिंदु, विद्यालय आधारित आकलन की शुरुआत आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, हांगकांग से हुई। चाइना का ये शहर है एक, अब आजकल चाइना में है दोस्तों। इसको 100 साल के लिए अंग्रेज़ों को पट्टे पे दे दिया था चाइना ने। तो एक बार सुनेंगे, विद्यालय आधारित आकलन की शुरुआत हांगकांग में हुई। और दोस्तों कुछ बातें देख लेंगे, फिर समझाना एकदम भयंकर चालू होगा। विद्यालय आधारित आकलन आज शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुधारात्मक है। तीसरा, विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी में व्याप्त कमियों को उचित समय पर पता लगाकर उन्हें समय रहते क्या किया जाए, दूर किया जाए एवं सकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसे पहले से बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों अब सुनेंगे दोस्तों मेरी बात, क्यों ज़रूरी है। दोस्तों ज़रा सोचिए, हमारा हाई स्कूल, जैसे हमें में से काफ़ी लोगों ने बहुत पहले हाई स्कूल या 12th किया दोस्तों, तो आपने क्या देखा दोस्तों कि हम एकदम साल भर किताबें रटते रहे। हमने दोस्तों परीक्षा का मुँह नहीं देखा। अब उन्होंने तो हमारा कई जगहों आपने देखा होगा सेंटर भी जाता है दोस्तों, तो आपने क्या देखा दोस्तों कि अब हम अचानक एग्ज़ाम में पहुँचे, एकदम हमारा सेंटर नई जगह पे गया और हम एक नया, अब हम एकदम डर के मारे, हमारी नई जगह एकदम, हमारा आधी हिम्मत तो ऐसे ही कम हो जाती थी। हम स्कूल में पहुँचते थे एकदम दुबक कर कोने में बैठे रहते थे, तो अचानक एक मुच्छर टाइप का एग्जाम है, बैठ जाओ, जो नकल मत मारना। अब एकदम जो आता था दोस्तों वो भी 25% भूल गया। तो दोस्तों पाया क्या गया कि बाहरी परीक्षकों की उपस्थिति में दोस्तों एक अनजाना सा डर, याद करिए दोस्तों, हमारा पहला पेपर कभी भी हाई स्कूल की परीक्षा में, अगर हमारा सेंटर कहीं बाहर गया तो पहला पेपर वैसा कभी नहीं गया जैसे बाद के पेपर गए। मतलब एक दिन तो हमको अनुकूलन में लग जाता था, उस जगह में खुद को ढालने में लग जाता था। पर क्या हम इस तरह प्रयोग करने के लिए बने भैया, एक दिन गंवाएंगे, पहले अपनी आदत डालेंगे तब एग्ज़ाम देंगे, पर वहाँ थोड़ी हमको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों इमेजिन करिए, अगर यही, समझिए, पहले मैं चाहता हूँ इससे पहले यहाँ लिखना, जो लिखा है वो तो मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों अगर यही आकलन खुद हमारे विद्यालय में, हमारी परीक्षा, हमारा सेंटर कहीं ना जाए और इन कक्ष निरीक्षकों की जगह हमारे खुद के शिक्षक कक्ष निरीक्षक हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हम वहाँ नकल मारेंगे। गुरुजी हमको यूपी के अर्थ में मत लेना, यूपी में तो विद्यालय आधारित आकलन का मतलब नकल छाप, नकल माफिया है, तो प्लीज़ हम नकारात्मक नहीं सकारात्मक अर्थ लेंगे। भाई हमने देखा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमको एग्ज़ाम देना है, क्लास में उनकी ड्यूटी लगी है, हमको हटाओ यार, कोई बात नहीं, गुरुजी तो रोज़ आते हैं यार, चलो अपना फोकस करते हैं, अपना पढ़ते हैं। मतलब दोस्तों अगर सोचिए हमारे ही शिक्षक, हमारे कक्ष निरीक्षक हो दोस्तों, तो हमारा जोन ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टेड होगा, बहुत ऊपर होगा। कोई बात नहीं यार, कोई डर की बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं, हम आराम से परीक्षा देंगे दोस्तों। अब ऐसा सकारात्मक और सुविधाजनक आकलन केवल हमारे ही विद्यालय में तो संभव है। इसीलिए दोस्तों ज़रूरत पड़ी किसकी, विद्यालय आधारित आकलन की। दूसरा उदाहरण सुनेंगे दोस्तों, को आराम समझिए, फिर हम आराम से पढ़ेंगे। दोस्तों ज़रा सोचिए, अब अगर हमको ये जानना है दोस्तों कि क्या एक ही आकलन, अभी सोचिए दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग आज आप देख रहे हैं हमारे देश में नकल माफियाओं का राज चल रहा है। भैया पता चला मंत्री जी के बेटे ने पेपर आउट करवा लिया, ठोंक करके 99% लाया, जो कि 10% लाने लायक भी नहीं है। अब ज़रा सोचिए, एक ही परीक्षा में उसने तुक्का लगाया, पैसा दिया, नोट दिए, सेट कर लिया। अब दोस्तों अगर हमको जानना हो क्या यह वास्तव में 99% लाने लायक है, तो सोचिए कौन सा रास्ता बचता है। अब भैया हम कैसे आकलन करेंगे, जैसे ही वह स्कूल में घुसेगा 2 महीने बाद एक और टेस्ट, फिर 2 महीने बाद एक और आकलन,
फिर 2 महीने बाद एक आकलन, फिर वार्षिक परीक्षा। अब अगर इन तीनों परीक्षाओं में, तीनों स्कूल में लिए गए आकलन में वह 90 या 95 या 99 भी लाता है दोस्तों, अपन माने कोई जरूरी नहीं कि मंत्री जी का बेटा नकल ही करे, वो ब्रिलियंट भी हो सकता है। अगर वह सभी में 99% लाता है तो अपन मानेंगे नहीं यार उसके अंक सही आए हैं। पर तब क्या हो जब उसमें वो 10% 20% के भी लाले पड़ जाए और वार्षिक परीक्षा में 99 लाए, इसका मतलब कुछ तो घोटाला हुआ है बॉस। तो दोस्तों अब समझिए, तो वह आकलन जो समय समय पर असली वास्तविक योग्यता का परीक्षण कर सके दोस्तों, यह तो अब क्या बताओ, अब क्या 4 बार आप बोर्ड परीक्षा करवाओगे? नहीं। तो दोस्तों यह 4 बार आकलन कहाँ हो सकता है? केवल कहाँ पे? विद्यालय में। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एकमात्र वार्षिक परीक्षा इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है टू टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी की वास्तविक क्षमता केवल एकमात्र परीक्षा से जानी नहीं जा सकती। इसके लिए नियमित अंतराल पर छोटे छोटे आकलन होने चाहिए जो कि वार्षिक परीक्षा में संभव नहीं है। केवल कहाँ संभव है दोस्तों? हमारे विद्यालय में। अगली दोस्तों बातें सुनते हैं। जैसे अब दोस्तों हमारी वार्षिक परीक्षा हुई, हमारी कॉपी लखनऊ या जहाँ भी आप जिस राज्य के लिए भी ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, जैसे MPTT के लिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, CTT के लिए हमारा सेंटर कहीं, आप गुजरात में रहते हो, आपकी कॉपी आप सूरत में हो, अहमदाबाद में कॉपी जच रही है, कौन सा आपका एग्जामिनर आपको फ़ोन कर देगा कि साहब नहीं आपने तो मात्रा गलत लगाई है, आपका एक नंबर काट रहा हूँ, आगे सुधार लीजिए? वो तो सीधा नंबर काट देगा, तो पास करेगा तो फेल करेगा। पर दोस्तों वो हमको फ़ोन करके सुधार थोड़ी करेगा। पर जरा सोचिए, यह सुधार कहाँ संभव है? विद्यालय में। कौन सा हमारी वार्षिक परीक्षा चल रही है? अंदर का असेसमेंट चल रहा है, मतलब इसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं। आप में काफ़ी लोग ये बात समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल 100 के पूर्णांक में 30 नंबर विद्यालय देता है, 70 के पेपर होते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो 30 नंबर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का SBA ही तो हुआ दोस्तों। वही कहलाता है विद्यालय आधारित क्या? आकलन दोस्तों। और अब हम चलेंगे इस लेक्चर को दोस्तों आगे जारी रखेंगे और फिर से एक बार व्याख्या दूंगा, एक बार सुनेंगे, ये बहुत दमदार रहेगा। एकमात्र वार्षिक परीक्षा विद्यार्थी की क्षमता का संपूर्ण आकलन नहीं करती, इसलिए समय समय पर वास्तविक उन्नति जानने के लिए कई बार आकलन किया जाना चाहिए, जो कि कहाँ संभव है? विद्यालय आधारित आकलन में, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों। अगला, वाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में विद्यार्थी अनजाने डर का शिकार हो जाता है और अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन खुद हमारे शिक्षक हमारे मजबूत एवं कमज़ोर पक्ष को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा आकलन ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों वही बता रहा हूँ, हम एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों याद करिए, हमने हाई स्कूल या 12th में कुछ प्रैक्टिकल्स लिए हैं। कई बार प्रैक्टिकल्स लेने के लिए बाहर से आता था एग्जामिनर। अब दोस्तों हमारे गुरुजी क्या उससे कम नहीं हैं, लेकिन दोस्तों हमको जैसे ही वो आता था एकदम हम कपते हुए, क्योंकि दोस्तों उसमें उतना अनुभव रहता नहीं, यूँ कपते हुए हम क्लास में प्रवेश करते थे। वो बैठ जाइए, फिर हमारे हाथ पैर यूँ कपते रहते थे। वो 4-6 क्वेश्चन बताता था, कई बार जो आता रहता था उसका भी उत्तर नहीं दे पाता, इतना उसको लेकर हमारे दिमाग में डर रहता था दोस्तों। तो अब दोस्तों यही बात आप समझिए, यही कह रहा है कि अगर यही हमारे गुरुजी उस प्रैक्टिकल को ले, तो ऐसा थोड़ी गुरुजी हमारी मदद करेंगे, पर उनकी उपस्थिति में हम निर्भीक होकर प्रश्नों का उत्तर देंगे। शायद हम उस बाह्य निरीक्षक की अपेक्षा अपने टीचर द्वारा किए गए आकलन में ज़्यादा बेहतर अंक प्राप्त करें दोस्तों। इसलिए जरूरी है कैसा आकलन दोस्तों? विद्यालय आधारित आकलन। और अब चलेंगे दोस्तों अगले पार्ट पे। मैं चाहता हूँ पहले एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, वही जो मैंने आपको बोला, वार्षिक परीक्षाएं तुरंत प्रतिपुष्टि नहीं देती हैं, लेकिन विद्यालय आधारित आकलन में है संभव है। मैंने वही बोला ना दोस्तों कि अगर हम जोड़ने बैठे हैं दोस्तों, या हम कोई सवाल लगा रहे हैं, अब दोस्तों हमने एक गलती कर दी, अब हमारा तिमाही एग्जामिनेशन चल रहा है दोस्तों, तो हमारा टीचर हमको तुरंत भी बता सकता है बेटा इसको सुधार लो। तो दोस्तों वो अंक हमारे वार्षिक परीक्षा में नहीं जुड़ने वाला है, और अगर जुड़ने वाला भी है तो यहाँ हम सुधार करने के लिए टाइम तो है। यहाँ तो अगर किसी ने थोड़ी मदद कर दी तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। या दोस्तों हम क्लास में भी उस गलती को सुधार सकते हैं। भाई हम तो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तभी हमने समय रहते सुधार लिया। तो दोस्तों यह तो तभी संभव है जब यह आकलन किसके द्वारा हो? विद्यालय द्वारा। मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ रहे हैं। अगला, खेल कूद मनोरंजन संगीत कला आदि NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का अभिन्न अंग है, लेकिन वार्षिक परीक्षाओं में इनका प्रश्न पत्र नहीं होता है, अतः इनका आकलन केवल विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है? NCF 2005 का कहता है खेल मनोरंजन, उन्होंने कहा केवल रट्टा मार की किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, खेलना भी जरूरी है, हंसना मनोरंजन कविताएं चुटकुले सुनना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब बकवास है। तो दोस्तों इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और हम और बेहतर पढ़ सकते हैं, या अध्ययन कर सकते हैं, या अधिगम कर सकते हैं। दोस्तों पर क्या आप ही बताइए, क्या आपने कभी 10वीं की परीक्षा में खेल कूद
कूद का पेपर देखा हमारे बोर्ड में? नहीं होता दोस्तों। क्या मनोरंजन का कोई पेपर देखा? नहीं। कोई संगीत का पेपर देखा? जनरली उत्तर है ज़्यादातर नहीं। सभी बच्चों के नहीं, स्पेशलाइजेशन हो तो नहीं कह सकता दोस्तों। पर दोस्तों यह भी तो है ना हमारे सिलेबस में, तो इसका आकलन कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका आकलन वार्षिक परीक्षा से पहले केवल कहाँ किया जा सकता है? विद्यालय आधारित आकलन में किया जा सकता है दोस्तों। और इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कैसा आकलन? विद्यालय आधारित आकलन दोस्तों। अगला, एनसीईआरटी द्वारा माने गए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य को विद्यालय आधारित आकलन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर से उसी बात को लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। क्या होता है मुझे एनसीएफ 2005 दोस्तों, एनसीएफ 2000 लास्ट में आपको कनेक्ट करूंगा। एनसीएफ 2005 क्या कहता है दोस्तों कि हमारी परीक्षाएं बहुत खिंचाई की है, वार्षिक परीक्षा वर्ष के अंत में ली जाने वाली एकमात्र परीक्षा की दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट क्यों दिया एनसीईआरटी ने? क्यों एनसीएफ ने बात की है, एनसीएफ 2005 ने क्यों बात की है सतत और व्यापक मूल्यांकन? उन्होंने कहा दोस्तों कि अब हमने परीक्षा तो दी नहीं है, हमको परीक्षा का अनुभव नहीं, हम रट्टा मार रहे, किताब एक तरफ से एक तरफ तक रट रहे हैं। अब दोस्तों एग्जाम का कोई पूर्व अनुभव तो है नहीं, हमको एग्जाम का मॉडल भी नहीं पता है, सीधा ले जाके कुदा दिया 10वीं के एग्जाम में। अब दोस्तों डर के मारे, जैसे मैंने बोला, हम क्षमता के अनुरूप भी प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन सोचिए अगर यह डर दोस्तों, एनसीएफ 2005 कहता है कि यह सत्र के अंत में ली जाने वाली एकमात्र वार्षिक परीक्षा यमराज से कम नहीं है जो अचानक ही हमारी जान लेने चला आता है लोकोक्तियों के अनुसार। अब दोस्तों इधर तो एग्जाम दिया नहीं, सीधा कूदा दिया 10वीं के एग्जाम में, क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, एनसीएफ 2005 सुनते जाइए, बड़ी मार्मिक कहानी है दोस्तों। उन्होंने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाई स्कूल और 12वीं के रिजल्ट आने की 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद भारत में स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे बच्चे दोस्तों आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब सोचिए दोस्तों 14-13 साल के बच्चे जिनको सही से अवसाद और डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता है, डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं, रिजल्ट के डर के मारे। पर दोस्तों यहाँ बच्चा नहीं गलत है, यहाँ परीक्षा प्रणाली गलत है, आकलन का तरीका गलत है दोस्तों। और अगर इसको सुधारना है तो लिया जाना चाहिए कैसा आकलन? विद्यालय आधारित आकलन। आप पूछेंगे सर कैसे, तो सुन बताते कैसे दोस्तों। हम स्कूल में हमने 10वीं की क्लास शुरू की, आपने 2 महीने बाद हमारा टेस्ट लिया, इससे फ़ायदा है। फिर 2 महीने बाद टेस्ट लिया दोस्तों, इससे कई फ़ायदे हैं। क्या कि 2 महीने में हमने कितना पढ़ा, हम अपना जजमेंट भी ले लेंगे, खुद का भी आकलन कर लेंगे, शिक्षक भी हमारा आकलन कर लेगा। फिर दोस्तों 2 महीने बाद जो पढ़ाया गया फिर आकलन हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ कि वार्षिक परीक्षा जो मार्च अप्रैल में है उसके पहले हम छोटे छोटे कई एग्जाम दे चुके होंगे। इसके कई फायदे हैं। एक तो पढ़े हुए पाठ की पुनरावृत्ति होगी, सीखे गए अधिगम की पुनरावृत्ति होगी, हम खुद को चेक कर सकते हैं, स्वाकलन कर लेंगे। साथ ही साथ उस वार्षिक परीक्षा से पहले हम कई छोटे छोटे आकलन ले चुके होंगे, इसलिए हम मेंटली क्या होंगे दोस्तों, तैयार होंगे। इसलिए दोस्तों यह हुआ है, देखिए एनसीईआरटी द्वारा माने गए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य को केवल विद्यालय आधारित आकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि छोटी छोटी परीक्षाएं बहुत लाभदायक हो सकती हैं आदत डालने के लिए, अनुकूलन करने के लिए, वार्षिक परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए। पर दोस्तों यह 3-4 बार मूल्यांकन केवल कहाँ हो पाएगा? विद्यालय आधारित आकलन में। मुझे यकीन है दोस्तों आप इसे अब एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं। और अब लेंगे दोस्तों हम एक छोटा सा पॉइंट, विद्यालय आधारित आकलन के प्रकार दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि विद्यालय आधारित आकलन में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं दोस्तों। तो पहला प्रकार है दोस्तों निदानात्मक आकलन। दोस्तों निदानात्मक आकलन क्या है? निदान, पहले आप इसको बहुत बेहतर समझे दोस्तों। निदान का अर्थ होता है लक्षणों का पता लगाना। जैसे आप बीमार हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए भेजता है, और आप देखते हैं जिस ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं वहाँ लेबोरेटरी में डायग्नोस्टिक्स लिखा रहता है। तो दोस्तों निदानात्मक आकलन, देखिए दोस्तों वार्षिक परीक्षा में थोड़ी आपकी कमियों का पता लगाएगा, वो सीधा फेल करेगा या पास करेगा। पर दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन में हम इससे पहले कि आप वार्षिक परीक्षा में जाएं अपन पता तो कर सकते हैं कि यार इस बच्चे में प्रमुख कमियां क्या है, ताकि हम वार्षिक परीक्षा से पहले दूर कर सके। अब यह आकलन तो केवल कहाँ हो सकता है? विद्यालय में दोस्तों। तो जैसा मैंने लिखा है, विद्यार्थी की कमियों को पहचानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे हम कैसा आकलन कहते हैं? निदानात्मक आकलन कहते हैं। फिर अगला है दोस्तों
उपचारात्मक आकलन। अब दोस्तों एक बार आपके लक्षणों को पता कर लिया गया तो हम अगला प्रयास उन्हें समय रहते दूर करने का करेंगे दोस्तों। तो ऐसा आकलन जो दो कमियों को दूर करने के लिए किया गया है दोस्तों, उसे हम कैसा आकलन कहेंगे? उपचार। दोस्तों समझ ही रहे हैं, किसी समस्या को खत्म करने के लिए, इसलिए उपचारात्मक। सतत आकलन दोस्तों, अभी मैंने बताया कि भाई नियमित एकमात्र वार्षिक परीक्षा से बच्चे को डरा कर मारने से बेहतर है कि निश्चित गैप पर आप छोटे छोटे एग्जामिनेशन लेते रहिए। ऐसे आकलन को दोस्तों हमने क्या कहा है? सतत आकलन। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? निश्चित अंतराल पर किया गया क्या? आकलन। व्यापक आकलन दोस्तों वही बोला कि केवल हमारी परीक्षाएं दोस्तों क्या करती है? केवल लिखित ज्ञान को, रटंत ज्ञान की परीक्षा लेती है। जरा सोचिए, अगर परीक्षा में प्रैक्टिकल भी हो, रटंत ज्ञान भी हो, प्लस भावात्मक पक्ष भी हो, ब्लूम के तीनों पक्ष हो दोस्तों, तभी तो संपूर्ण आकलन होगा, तभी तो विस्तृत आकलन होगा दोस्तों। इसीलिए इसे कैसा आकलन कहा गया है? व्यापक आकलन। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कि पाइथागोरस का नियम बताइए। यह क्या है? संज्ञानात्मक। क्या आपको मालूम है? प्रमेय यह हुआ क्या? हाँ साहब मुझे मालूम है, मैं आपको परिभाषा बता सकता हूँ। यह संज्ञानात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष, इस नियम को आप कितना समझते हैं? यह कैसा पक्ष है? भावात्मक। क्या आप इसे कॉपी पर सिद्ध करके दिखा सकते हैं? यह कैसा पक्ष? क्रियात्मक। मतलब दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि संपूर्ण ज्ञान के लिए तीनों जरूरी हैं? आपको प्रमेय का ज्ञान भी होना चाहिए, उसको समझने की ग्रहण शक्ति होनी चाहिए, प्लस उसे विभिन्न परिस्थितियों में करके या प्रयोग करके रखने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे आकलन को हम क्या बोलते हैं? व्यापक। इसलिए दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, यही वजह है कि सतत और व्यापक आकलन की इतनी चर्चा हो रही है। और लास्ट में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो आकलन। कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों वही बात है। पोर्टफोलियो आकलन क्या है दोस्तों? यह पहली बात जान ले, पोर्टफोलियो आकलन शिक्षक शिक्षार्थी दोनों कर सकते हैं दोस्तों। पहले हम शिक्षक की बात करेंगे। जैसे दोस्तों एकमात्र वही बात है, क्यों इसको विद्यालय आधारित आकलन में रखा गया? केवल एकमात्र परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ग्रेड A++ कहना गलत है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन क्या है? पोर्टफोलियो आकलन कहता है, पोर्टफोलियो आकलन दोस्तों क्या कहता है कि हम विद्यार्थी ने मार्च में कितना नंबर लाया, फिर अप्रैल में, मई, जून में, इन सारे उसके प्रदर्शन को एक करेंगे, इकट्ठा करेंगे, संकलित आकलन। दोस्तों उसने इतिहास में क्या प्रदर्शन किया, खेल कूद, कला, समग्र आकलन के आधार पर किया गया आकलन ही दोस्तों क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो आकलन है। यह स्टूडेंट भी कर सकता है। जैसे दोस्तों एक स्टूडेंट अपनी डायरी में मेंटेन कर रहा है, समझ नहीं रहा है कि मैं आकलन कर रहा हूँ, पर देखा यार इतिहास में पहले महीने इतने नंबर मिले थे, दूसरे महीने इतने 4 नंबर ज़्यादा मिले हैं। जरा सोचिए, क्या वह वास्तव में आकलन करता है टीचर की तरह? नहीं, पर इतना वो भी समझ रहा है कि मेरे प्रदर्शन में सुधार आ रहा है, क्योंकि वो विभिन्न समयों पर किए गए अपने प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, स्व आकलन कर रहा है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्टफोलियो आकलन। तो मुझे यकीन है दोस्तों आप समझ गए होंगे क्यों NCERT विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश, क्योंकि दोस्तों असली योग्यता, असली सुधार, संरचनात्मक आकलन, सुधारात्मक आकलन केवल तभी संभव है जब आकलन क्या होता है दोस्तों? आपका विद्यालय आधारित आकलन हो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा लास्ट में बता देता हूँ, NCERT 2005 बात करता है, NCERT 2005 दो तरह की बात करता है। एक स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली, हमारे ही स्कूल में हो हमारी क्या, हमारे ही स्कूल में हमारी परीक्षा हो दोस्तों। मैं सोचना है कोई स्वप्न है, आप जानते हैं KVS या नवोदय इत्यादि में उसी स्कूल में परीक्षा होती है जिसमें हम पढ़ते हैं, नकल वाली बात इसमें नहीं है। और दूसरा जो आप पढ़ ही रहे हो, जब स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली होगी तभी तो हो पाएगा विद्यालय आधारित आकलन दोस्तों। तो ये स्कूल बेस्ड अब आप समझ गए होंगे। मुझे यकीन है दोस्तों कि यह टॉपिक दोस्तों ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों इसी के साथ CTT साइको का यह बैच पूरी तरह से ख़त्म होता है दोस्तों। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, यह लास्ट लेक्चर था मेरा। मैंने आज बुद्धि, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, भाषा विकास, 1-2 लेक्चर छूटे हुए थे दोस्तों, आज चेक करके मैंने डलवा दिया है। अब बिंदास पढ़िए दोस्तों। अब आपको प्रैक्टिस दूंगा, शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। इससे बाहर वो कभी नहीं पूछ पाया है दोस्तों, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। बस सकारात्मक मूड के साथ पढ़िए दोस्तों। मैं ईश्वर से आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक गाइज, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।